नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को 4 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर के रिवीजन वाली क्लास में। तो आज जितने भी सारे तरह के आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसको एक नज़र में आप रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है जिसको आप दिन भर मोटिवेट रहिएगा कि असली खेल वहीं से शुरू होगा जब आपको लगेगा कि सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। द एंड। तब से असली खेल खत्म होती है, आपको असली ताकत की पता चलती है। आज का पहला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV किस देश में फैला है। ह्यूमन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हैज रिसेंटली स्प्रेड इन विच कंट्री। तो किस देश में फैला है? वो फैला है आपका चीन में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा चीन। आपको वो दिन याद होगा 2019-20 वाला स्टोरी कि जब कोरोना वायरस आया था तब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। चीन से एक नए वायरस की संक्रमण फैल रहा है और इसके इसके लक्षण भी कुछ कोरोना वायरस के सिम्टम्स से कुछ मिलते हैं। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम है। और HMPV एक RNA वायरस है। मतलब जो RNA होती है वो आपका बॉडी में, जिसे आपने देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस फैली थी तब उसमें RNA का प्रयोग किया गया था, जब जो जो प्रोटीन जनरेट करती है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लगती है, उसके कुछ सिम्टम्स दिखाने लगती है। इसका सबसे ज़्यादा असर जो अभी देखने को मिल रहा है वो छोटे बच्चे को देखने को मिल रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ज़्यादातर इफेक्ट किया जा रहा है। और HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में की गई थी। अब कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोविड-19 से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आइए जानते हैं। कोविड-19 का पहला मामला 2019 के चीन के वुहान शहर में देखा गया था। और कोविड-19 सार्स कोव 2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस से ये फैला था। कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे आपको हाल ही में आपको पता होगा कि रवांडा जो था वो आपका मारबर्ग वायरस से अभी अपने आप को मुक्त घोषित किया है, यानी कि प्रकोप से समाप्त अपने आप को घोषणा कर दिया कि मेरे यहाँ आप मारबर्ग वायरस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चांदीपुरा यानी कि चांदीपुरा वायरस साल 2024 में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ये फैला था। आज के सेकंड नंबर प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द 31th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम है मोहन यादव। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए कि जो मध्य में जो होती है वो आपका मोहन, जैसे होली में मोहन होती है तो मध्य में जो रहती है वो आपका मोहन रहती है और वो मोहन यादव है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं CM मोहन यादव ने वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया है। ये चलते किया जा रहा। अब देखिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक ये आयोजित की जाएगी। इसमें आयोजित करने का मकसद में है कि हमारे साइंस के प्रति हमारे जो आज के लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं वो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादातर रखें कि हमें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया जा रहा है। पहला राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 1993 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हर साल आयोजित किया जाती है। इस कांग्रेस में लगभग 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। और इसका जो थीम रखा गया था वो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना।
इस अब प्रमुख सम्मेलन है, जैसे आप देख लीजिए कि क्वाड सम्मेलन 2024 में जो की गई थी वो अमेरिका में किया गया था। 2025 अभी आ चुका है, तो 2025 में आपका जो है वो होगी इंडिया में होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में हुआ था। एससीओ की बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया? इंडियाज फॉरेस्ट कोस्टल एंड वाटरफॉल बर्ड्स सेंसस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो वो आपका है गुजरात, राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि बेडर पक्षी एक होती है, जिसमें आप उनके बेडर पक्षी की जिसके लंबे पैर होते हैं, लंबे गर्दन होती है और लंबी उसकी चोंच होती है, जो उथले पानी में उथले पानी मतलब कि वो कम पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य 1980 में और 1982 में पहली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जैसे भारत में जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। और पहला राज्य आपको पता होगा, पहला राज्य जो है आपका बिहार है। और तीसरी राज्य की बात करते हैं तो आपका तेलंगाना है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला आपका यूटी है, जम्मू कश्मीर है। और भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत आपका मथुरा में किया गया, और मथुरा पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में। तीसरा नंबर प्रश्न जिसकी जवाब आप लोगों ने दिया है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। यानी जब आप व्यापार करिएगा तो आपको जान ले लेगा या जान दे देगा। अब आपके लिए 3 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? और जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, वन पारिस्थितिकी तंत्र की हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी? तो ये आपका राज्य जो है वो आपका है छत्तीसगढ़, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है, जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक आर्थिक सूचकांक है, यानी कि इकोनॉमिक्स इंडेक्स है। यह किसी देश के आर्थिक विकास की पर्यावरण लागतों को शामिल करता है। मतलब पर्यावरण को आप जैसे कोई भी घर उठाते हैं तो उसमें पेड़ पौधे काट देते हैं, तो पेड़ पौधा काट दें तो ऐसे में क्या होती है? ऐसे में आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पर्यावरण के जब आप नुकसान पहुंचाइएगा तो पर्यावरण से आप जीत नहीं सकते हैं। पर्यावरण आप अगर बहुत बात कर सकते हैं कि पर्यावरण से अगर आप लड़िएगा तो वो पर्यावरण आपको हरा देगा, क्योंकि अपना वो जब रुतबा दिखाने लगेगा तो आप तो कुछ यह प्राकृतिक संसाधन की कमी को उजागर करता है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो आप उसको और प्रोटेस्ट करिए, और जो है वो आप क्या करिए, उसको और क्या करिए, उसको उसको और सहमति दीजिए कि और लगाएं। उसके स्थानीय प्रतिबंध को प्रोत्साहित करता, प्रोत्साहन करा। अगला नंबर प्रश्न, 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्ट इन 2023? तो वो आपका है
भारत भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा था। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश के हिस्सेदारी के लगभग 3.9% थी। कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यात देश चीन है और दूसरा स्थान पर आपका यूरोपीय यूनियन और तीसरे स्थान पर आपका बांग्लादेश आती है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि 2024 और 25 की बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल अक्टूबर महीने के दौरान कपड़ा परिधान और हस्तशिल्प का निर्यात 21 पॉइंट लगभग 358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब कुछ हस्तशिल्प वस्तु की बात करते हैं जो कि हाथों के द्वारा बनाई जाती है। तो आपका पोचमपल्ली इकत, ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। आपका उत्पाड़ा जामदानी साड़ी, ये आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। मूगा रेशम, ये असम में बनाई जाती है। चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े, ये आपका छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है। आपका कच्छ कढ़ाई, ये आपका गुजरात में बनाई जाती है। तंजालिया शॉल, ये गुजरात में बनाई जाती है। आपका कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। किन्नौरी शॉल, ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कहानी शॉल, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? इंडिया and which country has signed an agreement on non-basmati wheat rice trade? तो वो आपका है इंडोनेशिया है। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। भारत इंडोनेशिया को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन और गैर बासमती सफेद चावल की आपूर्ति करेगा। समझौता ज्ञापन की अवधि 4 वर्ष होगी और भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यात है। भारत बासमती और गैर बासमती सफेद चावल दोनों तरह के चावल का निर्यात करता है। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर यानी कि टैक्स लागू किया है? Which country has recently implemented a tourist tax from 1 जनवरी 2025? तो वो आपका है रसिया। आप देख सकते हैं कि रसिया जो है वो अलग अलग चीज़ों को लागू किया जा रहा है। आप देखिए कि जो टूरिस्ट जाएंगे उनके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आप जितने भी खर्चा करेंगे उसका जो है वो 1% आपसे वो लेगा। रूसी सरकार के पिछले रिपोर्ट दो शुल्क को बदलने के लिए 1 जनवरी 2025 से एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है। ये देख सकते हैं, ये सीन आपका मॉस्को की है, आप इसको देख सकते हैं। अब होटल और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% आपको दान में देना होगा, यानी कि डोनेट करना होगा। आइए जानते हैं रूस के बारे में। इसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। हालांकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के समय संविधान को चेंज करके अपने कार्यकाल को यानी कि टेन्योर को वो काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ा लिए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। यहाँ का प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ की मुद्रा रूबल है और यहाँ के संसद को नाम है ड्यूमा कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद ने टीनीटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया गया? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन एडवाइस फॉर डायग्नोसिस टेन्यूस, क्या उसको टीनीटस? तो आपका IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे ने टीनीटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया, डेवलप किया और यह डिवाइस सॉफ्टवेयर के साथ टिटिनिस के प्रबंध की सुविधा प्रदान करता है। टिटिनिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कानों में बिना किसी बाहरी
आवाज़ के आवाज़ें सुनाई देती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कान जो है अपने से बज रहा है, ऐसा कुछ फील कभी आपने किए होंगे। यह आवाज़ बजने, सीटी बजने या तो फिर किसी चीज़ के गुनगुनाने जैसी आवाज़ आती है। अगला नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान किस देश की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? पाकिस्तान इज बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री? तो वो आपका पाकिस्तान की दोस्ती किससे होगी आपको पता है? चीन से। पाकिस्तान चीन की मदद से अपने सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, मैंने बिल्ड करने की कोशिश में है। इस यंत्र का नाम चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5 नाम दिया है। यह संयंत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना 1200 मेगावाट है। आइए जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया के बारे में कि आप देख सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ पे जो स्थापना हुई थी वो आपका काकरापारा ये गुजरात में है, 1993 में हुई थी। और आपका कल्प कल्पक्कम ये आपका 1984 में तमिलनाडु में हुई थी। आपका नरोरा 1991 में उत्तर प्रदेश में, कैगा आपका 2000 में कर्नाटक में, उसके बाद में रावत भाटा 1973 में राजस्थान में, तारापुर ये 1969 में महाराष्ट्र में, उसके बाद में कुडनकुलम ये 2013 में तमिलनाडु में। और परमाणु ऊर्जा भारत की बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अगला नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाई जाती है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड? वो आपका है 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाई जाती है और इसे ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है। देखिए इसमें होते हैं कि जो जो अंधे लोग होते हैं वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं बहुत ही इजली तरीका से। लुई ब्रेन का जन्म 4 फरवरी 1809 को फ्रांस के कोपरे में हुआ था और ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है। ये ब्रेल हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे। जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जिसको मैं आपको याद करवाना हूँ ट्रिक से। देखिए कि 1 जनवरी को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस। देखिए 1 जनवरी की बात करते हैं तो 1 जनवरी हम लोग मनाते हैं फर्स्ट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, यानी कि 1 जनवरी मनाते हैं। और 1 जनवरी को हम लोग हमेशा क्या आते हैं, अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको जो है वो परिवार के साथ ग्लोबल इंटरनेशनल डे ऑफ द ग्लोबल फैमिली यानी कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद आती है 3 जनवरी जिसमें हम मनाते हैं सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाते हैं। आप 3 जनवरी को देख सकते हैं कि 3 जनवरी जो है वो सावित्री बाई फुले का जन्मदिन। सावित्री बाई फुले हम लोग हमारे इतिहास के पन्नों के सबसे सुनहरे अक्षर में लिखे जाते हैं। सावित्री बाई फुले कितने अच्छे आदमी थे, तो इनको 3 जनवरी से याद रखिएगा। 4 जनवरी को मैंने जैसे कि आपको बताया कि लुई ब्रेल दिवस। देखिए 4 जनवरी में आप कोरिलेट करिएगा कि लुई ब्रेल दिवस यानी कि अंधे को जो है वो अंधा जब होती है तब उसको क्या किया जाता है, जब भी कोई भी अंधा होता है तो बोलता है ना कि तू अंधा का चश्मा लगा ले, यानी कि अंधा जो हो गया वो 2 आंख हो गया और चश्मा जब लगाएगा तो 2 आंख और हो गया, यानी कि 2 और 2 4 आंख हो गई। यानी कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाए थे। उसके बाद है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखिएगा आप। उसके बाद में 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं और 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती दिवस मनाते हैं। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाए। सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो आपका पुणे महाराष्ट्र में होगा। आपको पता होगा कि सेना परेड 2025 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होगा। एशियाई विश्व बैंक यानी कि ADB के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं मासातो कांडा। इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर
का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका गेल को किया गया। भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है? तो आपका किया INS आर्यघाट। भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया था? तो आप कहेंगे 239.3 मिलियन टन। भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो कब तक बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2028 तक। भारत ने किस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कहेंगे रियाद डिजाइन कानून संधि। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका कुरुक्षेत्र में। हाचीयोजी लॉन्ग डिस्टेंस 2024 एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका बनाया है गुलवीर सिंह। ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों द्वारा अब कोई बहाना नहीं अधिक अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? दो दिया गया मनु भास्कर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो जितेंद्र मिश्रा बने हैं। किस राज्य के वन विभाग के महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है? उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को सेवा में लेगी? तो वो आपका लेगी INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वागवीर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बनी है? तो भुवनेश कुमार बनी है। और सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने बरस के लिए बढ़ा दिया? तो 1 बरस के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 2016 में शुरू किया गया था। 1 जनवरी 2025 से किस देश में वुरका पर बैन लगा दिया गया है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड। शतरंज खिलाड़ी वैशाली ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो आपका किया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। अबलूशन के कुछ प्रश्न आते हैं। 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? तो वो शाहजहां बेगम था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी केटू का घर है? केटू का घर है तो वो है आपका पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कंदिरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आपका खजुराहो में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो वो आपका अशोक खुदवाए थे। और असम में कटी बिहू एक पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है, यह आपका तुलसी की। अब कितनी ध्यान से आप लोगों ने पढ़े हैं, आप इसकी कितने आंसर दे पाते हैं कि कोविड-19 किस देश में फैला था? तो आपका चीन में फैला था। मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आप कहेंगे वो मध्य प्रदेश की है। क्वाड सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, आपको पता है। और आपको पता है कि 2025 में आपका होगा इंडिया में होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना। रमेन डेका किस राज्य के गवर्नर हैं? तो किस राज्य के गवर्नर हैं? रमेन डेका किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वो छत्तीसगढ़ के हैं। आज का सवाल है, भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू किया गया है? इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। और ये पिक्चर्स के बारे में आपको 10 लाइन बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।